नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश पिछले 4-5 दिनों से आप हम लोग कह सकते हैं कि वो लपटों में झुलस रहा है। वहाँ पर शब्दशः आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी संपत्ति जल गई है, पुलिस की फायरिंग हो रही है, जो लोग सड़कों पर आए हैं उनके खिलाफ। सिर्फ कल जो गुजरा हुआ कल है यानी थर्सडे गुरुवार को 19 लोग मारे गए देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की गोलियों से। पुलिस की गोलियों और जो दूसरी तरफ से जो हिंसक गतिविधियां हुई उनमें सिलसिला सोमवार से ज़्यादा तेज हो गया है। लेकिन ये जो पूरा जो विरोध चल रहा है या आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन पिछले 2 हफ्ते, बल्कि अगर आज हम लोग एग्जैक्ट कहें तो 18-19 दिन से चल रहा है। मामला ये था कि बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना, जिनकी पार्टी अवामी लीग है, उनकी सरकार ने जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी पब्लिक सेक्टर जितनी भी नौकरियां हैं उनके हाथ में, उसमें 30% स्थान रिजर्व करने का फैसला किया उन लोगों के परिजनों के लिए, परिवार वालों के लिए, जिन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लिया था। यानी पाकिस्तान के खिलाफ जो बांग्लादेश के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसमें हिस्सा लिया था। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वहाँ उनको मुक्ति वाहिनी कहा गया था। तो ये जो मुक्ति वाहिनी से जुड़े हुए जो लोग थे, उनके परिवारों के। बांग्लादेश में और भी कुछ अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है, कुछ विकलांगों के लिए आरक्षण है, कुछ जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं उनके लिए आरक्षण है। तो ये जो 30% आरक्षण है, इसको मिलाकर सारा आरक्षण 55% से भी ज़्यादा चला जाता है। और नौकरियां उतनी ही हैं। हर साल हजारों की संख्या में नए नौजवान, नए छात्र पढ़ लिख कर बाजार में आते हैं और उनके लिए नौकरियों की किल्लत है, जैसा कि हम लोग अपने देश में महसूस कर सकते हैं या आज दुनिया के ज़्यादातर जो पूंजीवादी देश हैं, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर चल रहे हैं, उनके यहाँ हम लोग देख सकते हैं। आंकड़ों में हेर फेर होती है। अगर आंकड़ों में हेर फेर न की जाए तो स्थितियाँ सभी जगह उससे कहीं ज़्यादा भयावह दिखेंगी जितनी आज दिखती है। बांग्लादेश भी इसका अपवाद नहीं है, बांग्लादेश में भी ये स्थिति है। हम लोगों ने हाल में ये देखा है कि जब कभी ऐसा संकट ये पैदा जब से हुआ है, सरकारें एक तरह से उनके हाथ में, उनको लगता है कि कुछ हम कर नहीं सकते हैं, हम कुछ करने के लायक नहीं हैं। उन्होंने अपने हाथ खुद ही काट रखे हैं जिन नीतियों को उन्होंने अपनाया है उसकी वजह से। तो फिर वो लोगों को बहकाने के लिए, भरमाने के लिए सब आरक्षण की चालें वो चलते हैं। कहीं जाति के नाम पर हम लोग ये सब अपने देश में, चूंकि हमारे देश में भी, और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, बल्कि 75 साल पहले अगर हम लोग चले जाएं तो वो तो हमारा ही, हम लोग सब एक ही देश थे। तो अगर हम लोग उसको देखकर ये चले जाएं, देखते चले जाएं, तो हम लोग बांग्लादेश की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो बांग्लादेश में भी नौकरियां, बेरोजगारी बहुत विकट रूप में है। उसके ऊपर सरकार ने ये फैसला किया कि वो 30% आरक्षण दे दिया जाएगा सिर्फ उन लोगों के परिवारों को जिन्होंने 1971 की लड़ाई में भाग लिया। ये कौन लोग थे जो 1971 की लड़ाई में भाग लेने वाले? जो अगर उस समय का इतिहास जिनको मालूम है उनको पता है कि जो बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम था, उसका नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान और उनकी अवामी लीग पार्टी ने किया था। शेख मुजीब शेख हसीना के पिता थे, तो से उन्हीं की पार्टी के लोगों ने इसमें भाग लिया था और अब उन्हीं के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, जिसको देश में लोगों ने यह समझा कि ये तो अपनी पार्टी के लोगों का भला करने की कोशिश है। जो अपनी पार्टी के, जो उनके समर्थक हैं, वही लोग उससे जुड़े हुए थे और उनको इसका लाभ मिलेगा, उन्हीं के परिजनों को इसका लाभ मिलेगा। तो जाहिर है इसको लेकर गुस्सा भड़क उठा, खासकर छात्र समुदाय में।
क्योंकि वहाँ पर कुछ ये गर्मी वगैरह की छुट्टियाँ चल रही थी, तो ये प्रोटेस्ट तो तभी शुरू हो गया था जब 1 जुलाई को वहाँ के कोर्ट का, न्यायालय का फैसला आया। जब ये फैसला सरकार ने किया था तो कुछ लोगों ने इसे कोर्ट में चैलेंज किया था। 1 जुलाई को कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सही है और ये जो आरक्षण है ये लागू होगा। तो जब कोर्ट की मुहर लग गई तो लोगों का गुस्सा, खासकर छात्रों और नौजवानों का गुस्सा भड़क उठा। और 15 पिछले सोमवार को जब यूनिवर्सिटीज में छात्र आए, नया सेशन होने के साथ, शुरू होने के साथ, तो उसकी शुरुआत प्रोटेस्ट से हुई। प्रोटेस्ट ने हिंसक टर्न लिया, मोड़ लिया, और उसमें आगजनी हुई। कुछ छात्र समुदाय के लोग जब विरोध जताते हैं तो उसमें कई बार जो कानून का पालन नहीं होता है, तो उसके ऊपर पुलिस ने फायरिंग शुरू की। और उसके बाद जो ढाका में ये घटना हुई, तो उसकी प्रतिक्रिया में सारे देश में ये घटनाएं फैलती चली गई हैं। और इसीलिए हमने यहाँ से बात शुरू की, जो ये कहा कि आज बांग्लादेश आग की लपटों में। पूरे देश में ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। छात्र और नौजवान समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं, साथ साथ इसमें विपक्षी दल भी शामिल हो गए हैं। विपक्षी दल यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि इस्लामिक रुझान वाली पार्टी है, और उसने एक गठबंधन बना रखा है कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टियों और संगठनों के साथ। इसी साल जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए थे। जो चुनाव किन शर्तों के आधार पर हो, किन नियमों के तहत हो, इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहरे मतभेद हो गए। विपक्ष की मांग थी कि सत्ता पक्ष एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बनाए, तटस्थ सरकार बने और उसकी देखरेख में ये चुनाव हो। शेख हसीना की सरकार ने ये नहीं माना, जो परंपरा 2008 तक होती थी, जिसको कि शेख हसीना की सरकार ने खत्म कर दिया। उसकी वजह से पूरे विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार किया। एक तरफा चुनाव हुआ, और उसमें हालांकि उसमें भी ये जाहिर हुआ कि शेख हसीना की लोकप्रियता आज काफ़ी घट चुकी है, क्योंकि मुश्किल से 40% लोग वोट डालने आए, जबकि 5 साल पहले लगभग 70% लोगों ने मतदान किया था। और जो 40% लोगों ने वोट डाला, उसमें भी 300 वहाँ के असेंबली में वहाँ पर सदस्य हैं। मुश्किल शेख हसीना की पार्टी 235 सीटें जीत पाई, बाकी सीटें निर्दलीय उम्मीदवार ले गए, जिसे इस बात का संकेत माना गया कि लोगों में बहुत असंतोष है इस पार्टी को लेकर। तो ये हालात तो पहले से थे। बांग्लादेश एक जिसको कहते हैं सिमरना, इंग्लिश में बोलते हैं, यानी सुलगना, धीरे धीरे तो वो सुलग ही रहा था। उस पर ये चिंगारी आ गई आरक्षण की, उस पर कोर्ट का मुहर लगने की, और उसको लेकर ये बांग्लादेश भड़क उठा है। बिल्कुल वहाँ के लोगों का गुस्सा जो हम लोग ये देख रहे हैं। 2 साल के भीतर भारत के पड़ोस में ये दूसरा देश है जहां इस तरह का जन विरोध देखने को मिल रहा है। 2022 याद कीजिए, श्रीलंका में इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला था, और वहाँ पर तो लोगों का विरोध इस कदर हुआ था कि वहाँ के तब के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा था। उन्होंने वहाँ पर अपनी सत्ता विक्रम सिंघे को सौंप दी, जिन्होंने अभी भी तक चुनाव नहीं कराया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी साल वो चुनाव कराएंगे, यानी वो एक तरह की कार्यवाहक सरकार तब से वहाँ चल रही है। तो जो स्थितियां उस समय श्रीलंका में होती हुई दिखी थी, वो इस समय बांग्लादेश में होती हुई दिख रही हैं। इनका अंजाम वही होगा या नहीं होगा हम लोग नहीं जानते, हो सकता है ना हो। लेकिन ये जो पूरी परिस्थितियां बनती जा रही हैं, ये बताती क्या है? ये बताती यह है कि जिन आर्थिक नीतियों पर ये सारे देश चले हैं, जिसको कि अर्थशास्त्र में नौ उदारवाद की आर्थिक नीति कही जाती है, वह लोगों की मूलभूत समस्याओं से कटकर इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को एक दूसरे प्लेन पर, दूसरे धरातल पर ले जाकर परिभाषित करने लगी है। अब आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का ग्रोथ भी होगा, आपको ये भी नजर आएगा कि नहीं यहाँ पर तो गरीबी भी घट रही है। जैसे कि बांग्लादेश के बारे में पिछले सालों में एक नैरेटिव बनाया गया कि बांग्लादेश तो सक्सेस स्टोरी है, सफलता की नई कहानी है, जहाँ पर
उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, अब वहाँ पर गरीबी तेजी से घटी है, उसका प्रति कैपिटा इनकम बढ़ गया, भारत से भी ज़्यादा हो गया। इसको लेकर हमारे देश में बड़ी चर्चा हुई। लेकिन वो चीज़ें कैसे होती हैं? प्रति कैपिटा इनकम अगर हमारे देश में इसे हम लोग समझें, अगर हमारे 10 पूंजीपतियों की संपत्ति बहुत बढ़ती है तो प्रति कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला ये है कि जो कुल आय होगी देश की उसमें डिवाइड किया जाएगा पूरी आबादी से, तो वो संपत्ति भी डिवाइड होगी। लगेगा कि उतना ही पैसा हमको भी है औसतन, लेकिन वो पैसा हमारे पास होता नहीं है। इसी तरह जो गरीबी घटने की बातें हैं, ये तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने इस अर्थव्यवस्था को जस्टिफाई करने के लिए उसकी परिभाषाएं बदल दी। उन्होंने प्रतिदिन खर्च के आधार पर इतना न्यूनतम खर्च रखा। भारत में वो खर्च जो आखिरी फॉर्मूला आया था, एक दिन में 48 रुपये शहरों में है। 48 रुपये में कौन व्यक्ति जीवन जी सकता है? लेकिन अगर आप 48 से 49वां रुपया खर्च करने की आपकी हैसियत हो गई तो बता दिया जाएगा कि अब आप गरीब नहीं रहे, आप गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। यही कहानी बांग्लादेश में दोहराई। वहाँ पर जो ये न्यू लिबरल इकोनॉमी के तहत जो ग्रोथ और जो विकास की कहानियाँ बनाई गई, उसकी हकीकत ये है। इसी दौर में वहाँ मजदूरों का शोषण बढ़ा। इसी दौर में वहाँ मजदूरों की असुरक्षा बढ़ी। सुधार के नाम पर जो भी पहले जो एक मजदूरों को सुरक्षा मिलती थी वो खत्म कर दिया गया। हायर एंड फायर, रखो जब चाहो रखो, जब चाहो हटाओ की नीति लागू कर दी गई। और जब ये सब होता है तो ये जो नियो लिबरल इकोनॉमी के जो संचालक हैं, जो वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं, जो ब्रसेल्स में बैठे हुए हैं, वो उस देश की खूब तारीफ करते हैं। उनकी तारीफ पश्चिमी मीडिया खूब छापता है और ये एक नैरेटिव बन जाता है। जैसे आज भारत के बारे में बना हुआ है, भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है, अगला चीन है, चीन को पीछे छोड़ देगा। हकीकत क्या है? हकीकत भारत में बेरोजगारी के हालात बांग्लादेश से कहीं विकट है। ये रोज कहानियां हम लोग देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्रम्बल कर रहा है। कल भी एक ट्रेन हादसा हुआ है। लेकिन इस समय जो पश्चिमी मीडिया में भारत जिसको कहते हैं डार्लिंग है पश्चिम का, भारत के बारे में कहानियां फैलाई जाती है। यही बात बांग्लादेश के साथ हुई। बांग्लादेश में कोई मानव विकास, बांग्लादेश में जो एक ऐसा विकास जो सामान्य रूप से सब तक पहुंचे, सबकी समृद्धि और खुशहाली आए, ये वहाँ की कहानी नहीं है। वहाँ की कहानी है कि वहाँ का GDP बढ़ा। उद्योग धंधे जो कि पश्चिमी कंपनियों ने वहाँ लगाए, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनका निर्यात बढ़ा, उससे फॉरेन डायरेक्ट विदेशी मुद्रा आई। तो ये एक जो मैक्रो इकोनॉमी का पैमाना है उसके तहत बताया गया कि बांग्लादेश बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, अब वो बांग्लादेश की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जब वहाँ के नौजवान, वो नौजवान जो आज जिन्हें कॉलेजों में पढ़कर अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखना चाहिए था, वो आज सड़कों पे जान दे रहे हैं। रोज छात्रों की जाने जा रही। तो ये कहानी है बांग्लादेश की, जिसकी वजह से बांग्लादेश आज सुलग रहा है। और ये चिंगारियाँ वहाँ की अर्थव्यवस्था से आई हैं, वहाँ की राजनीति से आई हैं, उस राजनीति से जिसने लोकतांत्रिक, जो भी ये लोकतंत्र है, चुनावी लोकतंत्र, इसमें जो एक सेफ्टी वॉल्व होता है कि लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं सत्ताधारी पार्टी या किसी भी पार्टी को लेकर, उसके अवसर से उनको वंचित कर दिया गया। और ऊपर से जो सत्ताधारी पार्टी है उसने अपने ही समर्थक लोगों के परिवारों का भला करने के लिए ये आरक्षण की नीति लागू कर दी। तो उस लोग बांग्लादेश में जहां विरोध का, संघर्ष का बहुत पुराना इतिहास है। 1950 के दशक में उन्होंने बांग्ला भाषा की अस्मिता की रक्षा की लड़ाई शुरू की थी। वो लड़ाई पहुंचते पहुंचते 1971 में स्वतंत्र देश बनने के रूप में तब्दील हो गई। और उसके बाद से भी बांग्लादेश की सड़कें कभी खामोश नहीं रही हैं, अभी भी खामोश नहीं हुई हैं। अब कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर हम लोग विरोध के स्वर सुन रहे हैं, हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। तो आज बस इतना ही। हम फिर अगला अपडेट लेकर आपके सामने आएंगे। आप सबको आज नमस्कार।